Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नीरज सर मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए हाई स्कूल क्लास का द्विघात समीकरण का सेकेंड क्वेश्चन नंबर लेकर के आए हैं और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर था उसका वीडियो हमने सेंड कर दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आज हम सेकेंड नंबर लेके आए हैं, उसको जरा देखिएगा। कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, यानी एक ऐसा समीकरण बनाना है जो द्विघात समीकरण बन जाए। और द्विघात समीकरण के बारे में हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि होता क्या है द्विघात समीकरण, यानी जिस समीकरण में चर राशि की घात 2 होती है उसी द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो देखिए जरा, जो फर्स्ट है और भी इसकी कई पार्ट है वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखें। लिखा हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। एक आयताकार भूखंड है, यानी कि एक आयत की तरीके का है जिसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई, और ये दोनों ही लंबाई जो चौड़ाई वो मीटर में दी गई है, उसके दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सवाल में थोड़ा सा भाषा जरूर उसने अजीब से लिखी हुई है। और भाषा क्या है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसके दुगने से एक अधिक है। बस इसी बात को थोड़ा सा समझना होगा। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है। वो कह रहा है कि लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो इस चौड़ाई उसके दोगुने से एक अधिक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लंबाई दी गई है इसको हम मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई, मान लीजिए हमने लंबाई मान ली x मीटर, क्योंकि ये तो उसने पहले से दे रखा हुआ है कि मीटर में इसको सारी मापे, इसकी लंबाई हो या चौड़ाई हो वो मीटर में ही मापना है। तो ये मान ली गई x मीटर। अब चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई क्या होगी, और इन सवालों में जो कहा जाए आपको करना वही है। तो चौड़ाई क्या कह रहा है कि दोगुने से एक अधिक है। जब 2 गुना कह दिया जाए तो 2 का आपको गुणा करना है। एक अधिक है, अधिक कहा जाएगा तो प्लस किया जाएगा, कम कह रहा होता तो माइनस कर देते। अब जो चौड़ाई है वो दुगने से, और दुगने किसकी है, इसी जो लंबाई है उस लंबाई का 2 गुना है। तो 2 का गुणा कर दीजिएगा तो 2 गुणा x, यानी इस लंबाई का 2 गुना हो गया। और वो भी कह रहा है कि दुगने से एक अधिक है, तो अधिक है तो इसी में एक जोड़ भी देंगे। ये इसकी चौड़ाई होगी, यानी जो चौड़ाई है उस लंबाई के दोगुने से एक अधिक है। तो ये कंडीशन बन गई। तो हम ये कह सकते हैं इसको 2 का जब x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये दिया हुआ है प्लस, ये भी आपका मीटर में ही होगा। और इसी क्वेश्चन में उसने ये भी कहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो ये हम राइट करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है ये 528 मीटर स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपको मालूम होगा कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और बराबर कितना दिया हुआ है 528। लंबाई, तो लंबाई यहाँ पर कितनी दी गई आपकी x मीटर इनटू, फिर ये चौड़ाई लिखा था, चौड़ाई कितनी दी गई आपको 2x + 1 इक्वल टू है 528। अब इस x का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो इस x का जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 गुणा में जो घातें होती है वो आपस में जोड़ दी जाती है। अब इसी x का +1 से गुणा करेंगे तो
एक्स एकम एक्स बराबर में दिया हुआ है 528। अब इसी 528 का पक्षांतर कर लो। तो जब पक्षांतर किया जाता है तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये आएगा 2x² प्लस एक्स। ये इस 528 को यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं लगाया तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। अब इसी 528 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ये 528, फिर ये बराबर है। अब बराबर के बाद क्या बचा? अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं क्योंकि पक्षांतर करने से पहले आ गया, तो ये हुआ करके 0। अब ये देखिए, ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है, तो ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण है। ये जो समीकरण बन गया आपका वो द्विघात समीकरण बन गया, क्योंकि इस समीकरण में चर राशि की घात कितनी है? 2 है। और वही उसने कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो इस समीकरण का ये जो दिया हुआ था आपका क्वेश्चन, इसी का जो समीकरण बन गया वो द्विघात समीकरण के रूप में बना दिया। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसके फैक्टर नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ हमें द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो बस इसका जो है यही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है आप जरा उसको देखिएगा। कह रहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिएगा, कह रहा 2 क्रमागत, सबसे पहले इस क्रमागत को देखिएगा। क्रमागत यानी कि क्रम प्लस आगत, यानी जो संख्याएं क्रम से आती हो उन्हें क्रमागत कहा जाता है। तो ये जो क्रमागत है वो भी कितनी दी गई है? 2 दी गई है। तो ये अब 2 क्रमागत कौन सी ऐसी संख्या है वो यहाँ पर पूर्णतः जानकारी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में हमें फिर सपोज करना होता है, मानना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक इसलिए लिखा गया क्योंकि कहा है धनात्मक पूर्णांक। तो मान लिया कि प्रथम धन पूर्णांक जो भी होगा वो x होगा, या और कुछ भी मान सकते हैं आप। अब जो दूसरा होगा, दूसरा धन पूर्णांक, जो दूसरा धन पूर्णांक होगा वो इसी प्रथम पूर्णांक में से आपको एक प्लस करना है, क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है जो संख्या क्रम से आए। जैसे आप काउंटिंग लिखते हैं तो 1 है, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 5, इसी क्रम में आगे संख्या बढ़ती चली जाती है। तो इनमें क्या है कि एक एक बढ़ता चला जाता है। ये हम कहते हैं जैसे 8 है, अब 8 का हम क्रमागत संख्या कहते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ गया। अगर इसी क्रम में हम कहते हैं कि 100 का क्रमागत कितना होगा? तो 101 होगा, यानी कि एक जोड़ना होता है। तो अब जब प्रथम पूर्णांक को हमने x मान लिया है, तो जो दूसरा धन पूर्णांक होगा उसी में से हम एक जोड़ देंगे, तो ये 2 संख्याएं निकल के आ गई। अब इन्हीं दोनों धनात्मक जो पूर्णांक दिए हुए हैं, अब वो कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो 306 दिया हुआ है। तो जो इनका आपस में गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने से जो गुणनफल निकलता है वो कह रहा है 306 है। तो यहाँ पर राइट करेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो लिखेंगे गुणनफल, यानी कि पूर्णांकों का गुणनफल, ये दिया हुआ है 306। अब पूर्णांकों का गुणनफल तो इनका आपस में गुणा कर दीजिएगा, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर दिया हुआ है 306। तो अब इस x का जब हम x से गुणा करेंगे तो ये आएगा x²। अब इसी x का प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे x एकम x बराबर दिया हुआ है 306। तो ये आएगा x² प्लस के x। अब इसका भी पक्षांतर कर लो, जैसे अगले सवाल हमने 528 को पक्षांतर किया था, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे 306। अब बराबर में क्या बचेगा? यहाँ पर 0। तो ये जो आया है ये भी आपका एक द्विघात समीकरण के रूप में बनके आ गया है। वही कह रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए ये द्विघात समीकरण आ गया है। अगर इसके गुणनखंड कर देते हैं तो हमें पूर्णांक भी ज्ञात हो जाएंगे, लेकिन हमें गुणनखंड नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका जो थर्ड नंबर है जरा वो देखिएगा। दिया हुआ है रोहन की माँ
उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ उससे, ये जो उससे शब्द आया है वो अपने पुत्र के लिए ही आया है, यानी कि जो रोहन की माँ है उससे यानी किसी रोहन के लिए 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि जो माँ है अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो देखिएगा हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, तो यहां भी मानेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु, मान लीजिए कि x वर्ष है और वर्ष में ही मानना है क्योंकि कह रहा है कि उनकी जो आयु है वो वर्षों में बताना है। तो ये जो रोहन की जो वर्तमान आयु होगी वो x वर्ष सपोज कर लीजिए। अब रोहन की माँ की आयु कितनी होगी? रोहन की माँ की आयु, बहुत से लोग इसको y मान लेते हैं, लेकिन करना ये कि वो कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की जो माँ है वो इसी रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो इसी x में से क्या कर देंगे? 26 को हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे क्योंकि बड़ी है, इसको लिखेंगे x प्लस के 26 वर्ष। इस तरीके से राइट करना है। फिर उसने ये कहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, ये ध्यान रखिएगा, जब पश्चात कहता है, पश्चात कहे या फिर बाद कहे तो ऐसी कंडीशन में प्लस करना होता है। अगर वो पूर्व कहे या फिर पहले कहे तो फिर माइनस करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, वो लिखा हुआ है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर लिखना होगा कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु, अब रोहन वर्तमान उसकी जो आयु है वो x वर्ष है। अब 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद की बात कर रहा है। सपोज करिए जैसे कि आज हमारी वर्तमान उम्र 15 साल है, ये सपोज कर लीजिए कि आज आप 15 साल के हैं। अब हम कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? तो कितने साल के बताएंगे आप? 3 जोड़ देंगे तो कितने साल के हो जाएंगे आप? 18 साल के हो जाएंगे। तो जब बाद कहता है या पश्चात कहता है तो जोड़ा जाता है। तो अब 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। जो रोहन की आयु वर्तमान की थी वो तो x वर्ष थी, अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो इसी में 3 हम और जोड़ देंगे, यानी x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। तो अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। अब 3 वर्ष से बाद की अगर हम बात करें तो उसकी जो माँ होगी वो भी 3 वर्ष उनकी उम्र बड़ी होगी। पहले थी कितनी है? x प्लस की 26 है, तो इसी x प्लस 26 तो पहले ये वर्तमान में थी, लेकिन 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो वो भी 3 इसी में हम जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 और 3 यानी कि 29 वर्ष हो गई। तो 3 वर्ष के बाद रोहन की उम्र तो ये हो गई और 3 वर्ष बाद उनकी माता की उम्र ये हो गई। अब सवाल में क्या कहा है कि उनकी आयु यानी वर्षों में का गुणनफल, अब गुणनफल करना है और कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। यानी कि इन दोनों उम्र का आपस में अगर गुणा कर देते तो कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। तो जरा करिएगा प्रश्नानुसार। रोहन की आयु है x प्लस की 3 और उनकी माँ की आयु है x प्लस 29, तब ये बराबर कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। यानी कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाता है, वो इसमें दिया हुआ है। अब इनका गुणा करिएगा तो पहले तो x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अब इसी x का 29 से करेंगे तो ये हो जाएगा 29x।
फिर इसी प्लस के 3 का x से गुणा करेंगे तो प्लस के 3x। अब इसी 3 का 29 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 का 29 से गुणा होगा, कितना आएगा 3 और 27 की 7 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 87 हो गए। और बराबर में दिया हुआ है 360, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये है 29x और ये है 3x, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 29 और 3 कितने हो गए 32x प्लस के हैं 87। अब ये 360 को आप पक्षांतर कर रहा हो तो माइनस हो जाएंगे 360, तो बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के दिए हुए हैं 32x। इस 87 में से 360 माइनस करना है, छोटी संख्या यानी कि 87 और 360 माइनस नहीं होंगे तो माइनस का साइन लगाओगे। अब 360 में से 87 को घटा दो, 10 में से 7 घटाओगे 3, इधर बचेंगे 5, 15 में 8 घटाओ 7, इधर बचे 2, बराबर में कितना आ जाएगा 0। तो ये जो समीकरण आपका बना है वो द्विघात समीकरण बना है, और यही हमें द्विघात समीकरण बनाना है, क्योंकि कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया, इसके गुणनखंड नहीं करना है। अगर गुणनखंड करते हैं तो फिर रोहन की वर्तमान आयु भी ज्ञात की जाएगी। पूछा उसमें ये कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बना दीजिए, तो द्विघात समीकरण बना दिया। अब इसका लास्ट जो पार्ट है 4th नंबर वो भी देख लीजिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। क्या ना, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अब रेलगाड़ी की चाल आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर भी हमें सपोज करना होगा, मानना होगा कि माना रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति आवर। रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल है या एरोप्लेन की चाल है तो इनको ज़्यादातर हमें किलोमीटर पर आवर में ही सपोज करना होगा। अब ये क्यों माना है, क्योंकि यही हमें जानकारी करना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, वही हमें जानकारी करनी है तो उसको मान लिया। अब इसी को कैसे ज्ञात करना होगा जरा देखिएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो मान लीजिएगा यहाँ को लिखना होगा कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 480 किलोमीटर, ये दूरी जो दी गई वो 480 किलोमीटर की दूरी है, यानी रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है। अब रेलगाड़ी की चाल आपने मानी क्या है, x किलोमीटर, तो जब वो x किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर वो जाती है और 480 किलोमीटर तक जाएगी तो जाने में उसको कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, इसलिए समय जरूर निकालेंगे। क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी को x किलोमीटर पर आवर की चाल से 480 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, यानी कि यहां पर लिखेंगे रेलगाड़ी को x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 480 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, आपको मालूम होना चाहिए, दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी आप तय कर रहे हैं, 480 किलोमीटर, तो 480 अपॉन में चाल है, और किस चाल से आप जा रहे हैं, x किलोमीटर प्रति आवर से, तो यहां पर कर देंगे x, क्योंकि आपकी चाल है। इसके बाद फिर उसने आगे ये भी कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, यानी पहले की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति आवर है,
अब क्या करना है कि 8 किलोमीटर पर आवर वो कम कर रहा है, यानी रेलगाड़ी की चाल को कम करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देने से, कम कर देने से नई चाल। अब उसकी चाल क्या हो जाएगी, जो पहले x थी इसी में आप क्या कर दो, 8 को कम कर दो। अगर वो कम की जगह वृद्धि कर रहा होता तो यहाँ पर हम प्लस कर देते, वो कम की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। अब करना आपको वही आगे कहा है, तो वह उसी दूरी को तय करने में, तो वह उसी दूरी को तय करने में, यानी दूरी आपकी वही 480 है। तो ये भी ध्यान देना है कि जब वो x किलोमीटर की चाल से 480 किलोमीटर रेलगाड़ी गई थी तो उसको समय लगा था 480/x। तो अब अगर वो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलती है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है, तो ये भी राइट करेंगे। जिस तरीके से हमने इसको राइट किया, समय निकाला है, तो इस चाल से भी आप समय निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा रेलगाड़ी को इस चाल से जाना है x - 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 480 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। फार्मूला समय का वही है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपने वही तय की है 480 किलोमीटर, लेकिन जो चाल है पहले x थी तो हमने अपॉन पे x किया था, लेकिन अब आप किस चाल से जा रहे हैं, x - 8 से। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा x - 8। अब सवाल की भाषा पर देखिए, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब 3 घंटे अधिक लेती है तो अब आपको क्या करना होगा कि ये जो आपने मान निकाला है 480/x - 8, तो इसी 480/x - 8 में आप घटा देंगे, यानी पहली वाली चाल को समय को घटा देंगे। तो 480/x और बराबर में कितना कह रहा वो 3 घंटे अधिक लेता है, 3 बराबर कर दीजिएगा। या आप ये कह सकते हैं ये जो माइनस वाला होता था अगर इसमें अगर प्लस करते तो हम पक्षांतर कर रहा था तो माइनस हो जाता, यानी एक स्टेप अगर पढ़ाना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं 480/x - 8 बराबर पहले की जो चाल थी 480/x, इसी में उसने 3 घंटे ज्यादा समय लिया, पहले वाले चाल की तुलना में 3 घंटे समय ले रहा था। तो अब क्या करना है, इसको पक्षांतर करके लाओगे तो 480/x - 8, ये प्लस का है तो इसको पक्षांतर करना है तो माइनस में हो जाएंगे 480/x। अब बराबर में क्या रहेगा 3। बस इसको हल करना है लासा लेके। तो जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x - 8 और x का एलसीएम कितना आएगा, x × x - 8। x - 8 से x - 8 तो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और इसी x का इस 480 से जब गुणा कर देंगे तो 480x, फिर ये माइनस बीच में लगा है तो बीच में माइनस लगा लेंगे। अब इस x का डिवाइड करें तो x से तो ये वाला x कट जाएगा, केवल x - 8 बचेंगे। अब इसी x - 8 का गुणा में करना होगा 480 से, x - 8, अब बराबर में कितना चल रहा है 3। अब इसको आगे बढ़ाना है, क्या करेंगे 480x माइनस के 480 को हम x से भी गुणा करेंगे और -8 से भी गुणा करेंगे। तो इस -480 को जब x से गुणा कर देंगे तो माइनस में हो जाएंगे 480x। अब इसी -480 का -8 से भी गुणा करें तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 480 में से 8 का और गुणा करें तो 8 का 0 से 0, 8 × 64 की 4 8 से 6, 8 से 32 और 6 38। अब ये जो बटे में लिखा था इसका त्रियक गुणा कर दो जाएगा इस 3 से, तो x का x से हो जाएगा तो x² होगा और 3 का भी तो मल्टीप्लाई होना है, या इसको ऐसे कर ले x से कर दिया तो x² और x का -8 से करेंगे तो हो जाएगा -8x, और इसको जाकर हमने कैंची गुणा सीधा 3 से कर दिया इस तरीके से। अब ये प्लस के 480 से माइनस के ये तो कैंसिल हो गए, जी आया 3840 बराबर 3
एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। चाहे तो इस 3 का डिवाइड इस 3840 में भी आप दे सकते हो। अगर इसका डिवाइड हम दे देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 है 8, 2 बचे 24 हो गए, 3 8 24, 1 0 बराबर बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। अब इसका आंसर राइट करना है, यानी इसको द्विघात समीकरण बनाना है, या तो चाहे तो यही राइट कर लो। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस के है 8x, ये जो प्लस के 1280 है यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1280 और बराबर में क्या बचेगा 0। ये जो द्विघात समीकरण बनकर के आया है, इसी द्विघात समीकरण से हमें इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की जा सकती है। इसके फैक्टर नहीं करना है, क्योंकि द्विघात समीकरण क्यों हमें निरूपित करना है, वो द्विघात समीकरण में इसको हमने निरूपित कर दिया। ये आपके सेकेंड नंबर के चारों पार्ट्स हो गए और ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज 4.2 मिलेगी और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी हमारी एक्सरसाइज हैं या जितने भी हमारे वीडियोज हैं सभी आपको जो है प्राप्त हो जाएंगे।